तो नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मगध साम्राज्य। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन में। तो आज हम मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है तो आपने 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद भी सुना होगा, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और इसकी जो आज भी वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। और इसका जो उत्कर्ष है वो 6वीं शताब्दी में माना जाता है। शासन करने वाले जो वंश है वो 4 वंश है, जिनका जो समय 544 BC से लेके 185 BC तक का रहा है। जिसमें 4 वंश थे। पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश और चौथा था मौर्य वंश। और एग्जाम की दृष्टि से इनका जो क्रम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनका समय है। प्राचीन मगध साम्राज्य के जो संस्थापक है वो बृहद्रथ है, जिनका एक पुत्र हुआ था जरासंध, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज। मगध साम्राज्य महाभारत कालीन था। और मगध साम्राज्य का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। अब जान लेते हैं हम हर्यक वंश के बारे में, जिसका समय 544 BC से लेकर 412 BC तक का रहा है। इसमें कई सारे राजा थे जिन्होंने शासन करा, और ये वंशानुगत शासन रहा था इनका। पहले था बिंबिसार, जिसका समय था 544 BC से लेकर 452 BC तक का। और बिंबिसार को अन्य नाम से भी जाना जाता था, जो था स्मरणिक। और भारत के इतिहास में इसका ही शासनकाल सबसे बड़ा है, 52 वर्षों का। और इसने अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधियों का सहारा लिया, और इसने शादियाँ करनी शुरू कर दी। और इसने अपने साम्राज्य यानी मगध के आसपास के एरिया में विवाह संबंधी बना लिया और अपना विस्तार करा। और इसी तरीके से इसने अपना राज्य का विस्तार किया। कुछ राजकुमारियों से इन्होंने विवाह किया था, उनके बारे में जान लीजिए। तो पहली थी महाकोशला, जो कौशल प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल से इन्होंने विवाह संबंध सारा इस वजह से लिया क्योंकि कौशल की जो आय थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी, 1 लाख रुपए। और महाकोशला के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु को इन्होंने अंग महाजनपद जीतकर उसे सौंप दिया था अजातशत्रु को। और दूसरी थी चेलना, जो थी चेटक की पुत्री। अब तीसरी थी शेमा, जो भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। तो जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इनकी जो पत्नी थी चेलना, उसके कहने पर इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, क्योंकि चेलना लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी और वो जैन धर्म को मानती थी। और जो बिंबिसार की जो राजधानी थी वो थी राजगीर है। बिंबिसार ने कुछ समय बाद अपने बड़े पुत्र दक्षक को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया, लेकिन वहीं पर अजातशत्रु जो था महाकोशला का जो पुत्र था, उसे जलन की भावना पैदा हुई और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर विराजमान हो गया। और इसी वजह से अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाने लगा। और अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उद्यन ने की थी। इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाने लगा। तो अब जान लेते हैं हम अजातशत्रु के बारे में। तो इसका जो समय था वो 452 BC से लेकर 460 BC तक का रहा है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता था, जो था पुणिक, और पितृहंता के नाम से भी इसे जाना जाता था। और इन्हीं के टाइम पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये राजगीर में हुई थी, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत ने कौशल को वापस लाने का निर्णय लिया, और वो अजातशत्रु से वापस लेने के लिए गया, लेकिन अजातशत्रु ने उसे इनकार कर दिया, जिसके कारण वहाँ पर विद्रोह हुआ और संघर्ष हुआ, जिसमें अजातशत्रु विजयी हुआ। और प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वाजिरा से अजातशत्रु ने विवाह कर लिया। और जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म को मानता था। और इसी के टाइम पे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी इसी के टाइम पर। अजातशत्रु का एक पुत्र था उद्यन, जिसका समय था 460 BC से लेकर 444 BC तक का इसका समय था। उद्यन, जिसे द्वितीय पितृहंता भी कहा जाता है, इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी अजातशत्रु की। और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर। और पाटलिपुत्र को उस टाइम पे कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। और उद्यन के 3 पुत्र हुए जिन्हों का शासनकाल रहा, जिन्होंने शासन किया। पहले थे अनिरुद्ध, और दूसरे थे मुंडा, जिनका कोई वर्णन नहीं मिलता, और तीसरे थे नागदशक, जिनकी हत्या कर दी थी इनके मंत्री ने।
और जिसका नाम था शिशुनाग। तो नेक्स्ट क्लास में हम शिशुनाग और नंदवंश के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।